डॉक्टर अंकुर, अभी जो हादसा हुआ है कानपुर में काफ़ी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और हमारी उस व्यक्ति के प्रति बहुत सहानुभूति है, परिवार के लिए बहुत सहानुभूति है और उसी को हम चर्चा आज करेंगे कि सब क्यों हुआ और क्या हम मतलब कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या कोई भी डॉक्टर को क्या मेजर रखना चाहिए कि चीज़ दोबारा ना हो। इसके अंदर मैं जो समझता हूँ वो सबसे प्राइमा फेसाई जो चीज़ है वो सेंसिटिविटी टेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। जैसे कई बार हमने देखा है लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं, वो एनेस्थीसिया जो यूज़ करने वाले हैं उसका सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करते, या जो भी ड्रग हैं जो यूज़ करने वाले हैं पेशेंट के ऊपर उसके प्रॉपर टेस्ट के थ्रू नहीं जाते, जब प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते जो एक सर्जरी के अंदर करना ही चाहिए हमें। जैसे कुछ ब्लड टेस्ट हमें करवाने चाहिए पेशेंट के और उसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में जो पोस्ट ऑफ, नॉट ड्यूरिंग द सर्जरी के बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है इन पर्सनल कि डॉक्टर को अपने पेशेंट्स को गाइड करना चाहिए और एक प्रॉपर टच में रहना चाहिए ताकि ये इस तरीके की सिचुएशंस को अवॉइड कर सके। जो मुझे ये चीज़ लगती है अक्सर देखने में जो आता है कि काफ़ी क्लिनिक्स हैं वो इन जनरल बस पेशेंट को मतलब बुक किया और उनका ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया विदाउट एनी प्राइमा फेसाई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और आपको ऐसा नहीं लगता क्या डॉक्टर प्रणय, आपका क्या मतलब सोचना है इसके ऊपर? ठीक कहा आपने डॉक्टर अंकुर, प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है किसी भी पेशेंट का। ब्लड टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट, लोकल एनेस्थीसिया टेस्ट, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को छोड़ देना नहीं चाहिए। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि हम ट्रांसप्लांट से पहले किसी भी पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लें कि उसके फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है या उसने पहले कोई सर्जरी करवाई है कि नहीं है। यूजुअली जिन्होंने पहले सर्जरी करवाई हुई होती है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एनेस्थीसिया तो दिया होगा और उसमें उसका सेंसिटिविटी का हमको अश्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये ज़ाइलोकेंस के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो उससे पता लग जाता है। आपने जो बात कही कि आजकल बहुत सारे क्लिनिक ऐसे हैं जो केवल पेशेंट को बस बुक किया और सर्जरी कर दी, इसी पे फोकस रहता है। उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन, किसी पेशेंट को ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके लिए वो रिस्क पे हो, तो इन सारी चीजों को लोग इग्नोर करते हैं। पर मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं अपने सारे पेशेंट्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन करता हूँ, पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, इत्मीनान से बैठ के बात करता हूँ कि आपके फैमिली में किस किस को ये प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। उसके बाद ही हम फिर प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी हिसाब से हम पोस्ट ऑप में भी, सपोज हमने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट के भी ट्रांसप्लांट किए हैं, बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट के भी किए हैं और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट किए हैं जिनको अलग अलग तरह की बीमारियां निकली, लेकिन हमने उसका प्रॉपर वर्कअप किया, प्रॉपर तैयारी की कि हमें पता था कि इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन की संभावना हो सकती है। उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर थे। और आज करीब 10-12 साल हो चुके हैं हमको ट्रांसप्लांट करते हुए, काफी ट्रांसप्लांट किए और ऊपर वाले की ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है। और देखते हैं फिर, बाकी बढ़िया चलता रहा, जैसा चल रहा बढ़िया है। और मैं अपने सभी साथियों को, जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जो कर रहे हैं, उनको यही सलाह दूंगा कि प्रॉपर इवैल्यूएशन करें अपने सारे पेशेंट्स का। प्री ऑपरेटिव एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव वर्कअप भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसप्लांट करके बिल्कुल हाथ न छोड़ दें कि हाँ भाई अब मेरा काम खत्म। प्रॉपर फॉलो करें, प्रॉपर उनका अपडेट लें कि कैसी रिकवरी है। इमीडिएट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज प्रॉपर फॉलो अप करें। और क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पूरा? जैसे यही बात है जो एक अच्छे सर्जन को अलग करती है। यूजुअली मतलब जो उतने स्किल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है उनसे, जो आपने कहा एक्चुअली यही होना चाहिए। और हालांकि मुझे कानपुर की इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख है और बहुत ही खेद भी है कि ऐसी कोई घटना सामने आई। अभी तक पूरे अगर हम वर्ल्ड की ही बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ज़्यादा सेफ माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेफली होता भी है। बट
कई बार जो अभी जैसे ये घटना घटी, इसके पीछे हम अगर बात करें तो अनस्किल्ड जो टीम होगी वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या प्रॉपर फॉलो अप ना लेना भी एक रीजन हो सकता है। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रांसप्लांट कर देना मैटर नहीं करेगा, उसका प्रॉपर आउटकम होना चाहिए, जो कि हम यूजुअली अपने क्लिनिक्स के ऊपर फोकस भी रहते हैं। अपने हर पेशेंट के लिए एक एक पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत कुछ फ्लॉज नहीं आते, यूजुअली थोड़े बहुत कुछ तो फ्लॉज आते ही हैं, और उसके लिए हम प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। ऐसा यूजुअली जो हमने अभी तक देखा है वो यही है। भाई हेयर ट्रांसप्लांट भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। हाँ, टोटली। इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि बस आ गया कर दिया कुछ नहीं होगा। प्रॉपर तैयारी, पेशेंट का प्रॉपर इवैल्यूएशन, और वो सारी स्किल जो जरूरी है किसी भी एक अच्छी मेजर सर्जरी के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत मेजर सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में होती है, पेशेंट सेम डे घर चला जाता है। बाकी सर्जरीज की बात करें, जैसे जनरल सर्जरीज में होती है, या और न्यूरो सर्जरी है, कार्डियक सर्जरीज है, और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती है, तो इसमें तो पेशेंट को एडमिट करके रखना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट में कोई एडमिशन की जरूरत तो होती नहीं है। मॉर्निंग में पेशेंट आता है, सर्जरी करवाता है, शाम को अपने घर जाता है। सिंपल सर्जरी है, लेकिन इसमें स्किल फिर भी बहुत जरूरी है। स्किल इन द सेंस एक्सपीरियंस डॉक्टर का, उनकी टीम का एक्सपीरियंस, और एक अंडरस्टैंडिंग के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कैसे उनको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सारे स्किल की एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छी क्लिनिक के पास ही होता है। जो आजकल का जो सिनेरियो है कि मैंने बहुत सारे शहर ऐसे सुने हैं जो मेरे पास भी पेशेंट आते हैं कि सर वहां पर इतने कर रहे हैं, इतने में बुला रहे हैं और इतने में कर रहे हैं। तो ऐसे क्लिनिक्स को मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि इनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट स्किल्ड। वो अपने स्किल पे इतनी मेहनत नहीं करते जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर या हम लोग मेहनत करते हैं। हम बहुत स्टडी करते हैं, बहुत रिसर्चेस करते हैं, उसके बाद फिर हम रिफाइन करते हैं अपने स्किल्स को कि हमारा पेशेंट किस प्रोसीजर के लिए बेनिफिट होगा और किस प्रोसीजर से उसको कोई साइड इफेक्ट या उसकी सेफ्टी हम बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं। वही चीज है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि यही डिफरेंसेस हैं जो हमें अलग करते हैं उन लोगों से जो इसे एक मतलब कहें कि मजाक के तौर पे लेते हैं, है ना। Exactly. बहुत ही गलत है ये, बहुत ही मतलब इसको बोला जाएगा कि ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से हिस्ट्री को कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की, और इवन पेशेंट को भी गाइड करना। कई जगह पे जैसे पेशेंट मेंटली प्रिपेयर नहीं होता हर चीज के लिए यूजुअली, है ना, तो हमें उसे पूरे सर्जरी के दौरान भी ये मतलब इस तरीके का प्रिपरेशन, जैसे आपको क्या फॉलो करना है आगे, किस तरीके से अब आगे चीजों को। मैं तो कहूँगा कि ये ऐसे क्लिनिक जो होते हैं ये गाइड की जगह मिसगाइड ज्यादा करते हैं। हाँ, टोटली। मतलब ये कारण एक बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं अगर रिस्पॉन्सिबल मानूंगा तो आप थोड़ा सा पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कहीं ना कहीं पे इन मतलब मनी माइंडेड ज्यादा होता है ट्रांसप्लांट में, बल्कि रादर देन वो प्रोसेस नहीं समझता, चीजों को नहीं समझता कि किस तरीके की मतलब कौन सा हेयर टेक्सचर है उसका, किस तरीके का हेयर है, डोनर पार्ट में कैसे हेयर है, कितना उसका डोनर पार्ट हेल्दी है, और उसे किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमेशा मैंने देखा है कि बस लोग अक्सर ये बोल देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट मींस पीछे से बाल लिए और आगे लगा। ये बहुत गलत है। ये तो टोटली मतलब ये लाइन ही कट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ही तो एक्सपर्टीज का रोल प्ले है। सिर्फ वही तो बात आती है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्राफ के कलेक्शन में भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको स्लिट मेकिंग में भी चाहिए, और उसी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होता है जो पेशेंट के आउटकम को डिफर कर पाता है ना। मतलब अगर हम देखें तो वो आउटकम ही मेन है, क्योंकि पेशेंट हमारे लिए आया इसीलिए है, और वो आउटकम इस तरीके का जैसा कानपुर में हमने देखा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा मैंने मतलब एक और न्यूज उससे एसोसिएट होकर के आई थी कि पेशेंट को सिर्फ मतलब पेन किलर्स दे दिए गए और उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसा कोर्स नहीं चलाया गया। ये भी बहुत गलत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो क्लिनिक आपको ये बोलते हैं कि पोस्ट ऑफ आप पूरी मेडिकेशन हम देंगे, तो एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी मेडिकेशंस तो आपको नहीं देते, ऊपर से कॉस्ट कटिंग के लिए उसमें से काफी मेडिकेशंस हटा देते हैं जो थोड़ी कॉस्टली होती है। तो आप ये इस फ्लॉ में मत जाएं। ये एक प्रॉपर सर्जरी है, इसे अच्छे से करवाएं, अच्छे सर्जन के थ्रू करवाएं,
वही बहुत ज़रूरी है। और आप पहले ये भी देखें कि कितना एक्सपीरियंस है, कितने केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। लाइक अगर किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन आया है देखा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा मैंने मतलब एक और न्यूज़ उससे एसोसिएट होकर के आई थी कि पेशेंट को सिर्फ मतलब पेन किलर्स दे दिए गए और उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसा कोर्स नहीं चलाया गया। ये भी बहुत गलत है। मैं ये भी कहना चाहूँगा जो क्लिनिक आपको ये बोलते हैं कि पोस्ट ऑफ आप पूरी मेडिकेशन हम देंगे, तो एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी मेडिकेशंस तो आपको नहीं देते, ऊपर से कॉस्ट कटिंग के लिए उसमें से काफ़ी मेडिकेशंस हटा देते हैं जो थोड़ी कॉस्टली होती है। तो आप ये इस लॉ में मत जाएं। ये एक प्रॉपर सर्जरी है, इसे अच्छे से करवाएं, अच्छे सर्जन के थ्रू करवाएं, वही बहुत ज़रूरी है। और आप पहले ये भी देखें कि कितना एक्सपीरियंस है, कितने केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। लाइक अगर किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन आया भी तो उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया। जैसे हम यूजुअली काफ़ी मतलब आपकी लाइफ में भी आपने देखे होंगे, मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ देखे हैं डॉक्टर, है ना। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरीके के केसेस आते हैं या क्या कैसे हम उन्हें टैकल करते हैं? मैंने लास्ट 14 ईयर से हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और आते हैं कुछ पेशेंट इस तरीके के, किसी को स्वेलिंग भी प्रॉब्लम आती है। मुझे याद आ रहा है एक किस्सा 2016 में मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया था हेयर ट्रांसप्लांट। उनका हमने उस टाइम पे एफयूटी बहुत पॉपुलर हुआ करता था। एफयूटी प्लस एफयूए उनके ग्रेड 5 या 6 की वायरलेस थी और हमने अप्रॉक्सीमेटली 6000 के आसपास ग्राफ्ट किए थे। वो नोएडा के काफ़ी बड़े बिल्डर थे, वो आए थे हमारे पास कराने और वेरी हम्बल पर्सन। और मेरे करियर में बस एक वही पेशेंट है जिसको स्वेलिंग फोरहेड पे आई और उसके बाद थोड़ी सी आंखों पे आ गई और उनको स्वेलिंग इतनी आ गई कि वो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा बेचारा। फैमिली काफ़ी पैनिक में आ गई थी, तो इमीडिएटली वो मेरे पास आए। इनफैक्ट रुके हुए थे, स्टे किया हुआ था उन्होंने यहीं पर। हम उनसे मिले, उनको हमने काउंसिल किया, हमने इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज किया, आइडेंटिफाई किया कि क्या कारण रहा और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपर्ट टीम के साथ क्रिटिकल केयर के जो स्पेशलिस्ट थे उनको हमने बुलाया, उनके साथ बात की, पूरा इवैल्यूएशन किया, पूरा दोबारा ब्लड टेस्ट कराए और उसमें हमको इन्फेक्शन नजर आया उनके पास में। मतलब उनके जो पुराने इन्वेस्टिगेशन थे वो थोड़े से 10-12 दिन पुराने थे। रिसेंटली उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ जो कि वो हिस्ट्री में बताना भूल गए, उसकी वजह से वो उनको इन्फेक्शन हुआ और उसके लिए स्वेलिंग आई। लेकिन विद इन 2 days, यू विल नॉट बिलीव, विद इन 2 days उनकी सारी स्वेलिंग सबसाइड हो गई जो हमने मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया और वो इतना हैप्पीली गए। यहाँ से डिस्चार्ज 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो गए और आज की तारीख तक मतलब इतने साल हो गए हैं, उनके हमेशा मेरे पास बेस्ट विशेस ही आते हैं और पेशेंट्स उनके रेफर से आते हैं और कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये एक पॉइंट है। एक्चुअली क्या है कि कई बार मैंने भी देखा है कि पेशेंट किसी ऐसी पैथोलॉजी से टेस्ट करा लेता है जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट ही नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वहाँ पे कोई टेक्नीशियन उनको टेस्ट रन करके दे दिया और उसने अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू जो भी उसको ठीक लगा उसने वो रिपोर्ट बना के दे दी। तो आप ये भी समझें कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप कहाँ से टेस्ट करा रहे हैं। आपके ब्लड टेस्ट एक अच्छी पैथोलॉजी से होने चाहिए ताकि वो ऑथेंटिक हो और सही हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने अभी समझी वो यूजुअली या मैंने जो देखा है अपनी पूरे अभी तक के कैरियर में 14 ईयर्स के लमसम हो गए और हमने जो देखा है वो ये है कि आप जितना जल्दी एक्ट कर लें ऐसी सिचुएशन के अंदर, है ना, मतलब उसे आप निगलेक्ट नहीं करें, आप उसे डिले ना करें, आप उस पर तुरंत ही एक्ट करें और उसे एक अच्छे तरीके से डील करके विद एक्सपर्ट्स और विद मतलब कलीग्स के साथ में आप उसको डील करके और उसे तुरंत ही रेडिकेट कर दें ताकि पेशेंट को आगे वो चीज़ बिगड़े ना। शायद यही हुआ कानपुर के केस में कि थोड़ा सा मतलब डिले हो गया, जो चीज़ें जल्दी करने की थी वो तब ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ और जैसा कि हमने न्यूज़ में भी देखा कि उनके ट्रीटमेंट को डिले किया गया और निगलेक्ट किया गया। अगर शायद निगलेक्ट नहीं किया जाता तो और जल्दी एक्ट कर लेते थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर प्रणय ने भी आपको बताया कि अभी स्वेलिंग जैसे किसी पेशेंट में आई, हमने तुरंत एक्ट किया, उसको मतलब एग्रेसिवली ट्रीट किया, तो काफ़ी कुछ हमें ये भी देखने को मिला कि एग्रेसिवली अगर आप शुरुआत से ही पेशेंट की ऐसी किसी प्रॉब्लम को ट्रीट कर दें तो ये विद इन 2-3 days खत्म हो जाता है शायद, है ना। तो
तो ये बेस्ट ये ही रेमेडी है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप एक्सपर्ट को अप्रोच कर लें। एटलीस्ट हम तो ये हमेशा कहते हैं कि अगर हमारा कोई कलीग है या हमारा कोई साथी डॉक्टर है, वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा है तो वो हमें अप्रोच कर सकता है, हमसे पूछ सकता है, गाइडेंस ले सकता है। हम टोटली उसको गाइड करेंगे ताकि एटलीस्ट इस तरीके का मेजर लॉस में वो कन्वर्ट ना हो, है ना। तो ये भी एक चीज़ समझने की है कि अगर आपके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं और ये राय ले लें कि सर ये इस तरीके का केस है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अक्सर डॉक्टर्स भी हेजिटेशन के कारण शायद ये नहीं करते। हाँ, एक दूसरे से डिस्कस कर लेना चाहिए। पूरा ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है डॉक्टर्स की, मतलब इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको नहीं पता कोई चीज तो अपने कलीग डॉक्टर से या अपने सीनियर डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर से पूछने में कोई हर्ज नहीं है। एटलीस्ट आप इतने मेजर लॉस तक तो नहीं पहुंचेंगे। कितना मेजर लॉस है फैमिली के, कितने एक मेंबर का जो कहना चाहिए कि मेन मेंबर है उसका लॉस हो जाना, इट्स अ वेरी बिग लॉस टू द फैमिली। इकोनॉमिकली सर्वाइवल क्वेश्चन में आ जाता है, काफी चीजें आ जाती हैं। और इस तरीके के लॉस के अंदर सिर्फ एक ही लॉस नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन का तो लॉस है बट उसके साथ में एसोसिएटेड काफी सारी चीजें हैं जो कि सफर करती हैं। तो आप इस तरीके की चीजें ना करें, इसको बहुत सीरियसली लें। किसी भी तरीके की स्वेलिंग आती है तो आप उसको सीरियसली लें, तुरंत उसके प्रति जाएं। और हमने ऐसे मल्टीपल केसेस देखे हैं, हमने एक्ट भी किया है कि हाँ थोड़ी बहुत स्वेलिंग आई, कैसे मल्टीपल पेशेंट आए, मतलब अब तो नहीं होता क्योंकि अब टेक्निक्स बहुत डिफर कर गई। अब हमारे पास अच्छी इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी मशीनरीज हैं और स्टाइल एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट कर सकते हैं हम। पहले एक्सपोर्ट से मतलब जितने भी ये इक्विपमेंट्स थे इंपोर्ट होते थे इंडिया के अंदर, तब थे नहीं। आज से हम अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो हम बाहर से उसको इंपोर्ट करते थे। तो ये सब थोड़े से कॉम्प्लिकेशन थे जो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अब आना इज अ वेरी, मतलब ये बहुत गलत है। अब ये नहीं होना चाहिए। जब आपके पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है। अभी भी अगर हम देखें ना तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो अच्छे डॉक्टर्स के क्लिनिक है वहाँ नहीं होते हैं। कि जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में देखने में आए हैं, ये केवल उन्हीं क्लिनिक्स पर है जहाँ पर या तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस कम है, ठीक है, या फिर वो ऑथराइज नहीं है सर्जरी को करने के लिए और वो फिर भी कर रहे हैं। They are qualified in other specialty, but they are doing hair transplant because of money or whatever, और they are not training themselves. वो खुद को भी ट्रेन नहीं कर रहे हैं और अपनी टीम को भी ट्रेन नहीं कर रहे हैं। वो यूजुअली क्या करते हैं, वो हायर करते हैं फ्रीलांस टेक्नीशियंस को, वो बुलाते हैं और फ्रीलांस टेक्नीशियन अपने हुनर के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, उसने जहाँ भी सीखा हो अपने हिसाब से वो करके चला जाता है। उसे कोई ध्यान नहीं है स्टेरिलिटी का कि साफ इंस्ट्रूमेंट से काम करना है या पेशेंट को कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसे तो आना है, करना है, अपने पैसे लेने हैं और जाना है। हाँ, और इतनी इस शॉर्ट पीरियड के टाइम पे वो ये कहाँ जज करेगा क्या पेशेंट की हिस्ट्री थी, क्या पेशेंट को चैलेंज आएगा, ये सब मतलब जान ही नहीं सकता और वो कोशिश भी नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बात बताऊं, ये सारा ब्लेम आता है डॉक्टर्स के ऊपर, है ना। ये सारा ब्लेम उनके ऊपर आता है क्योंकि अब जिन्होंने खुद किया नहीं उन्हें ये पता ही नहीं है, इसीलिए वो खड़े होते हैं। क्या करें, उनको वो पैनिक करेंगे, जाहिर सी बात है। वो पैनिक क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक उन्होंने ना तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ली। एटलीस्ट वो ये कर सकते थे कि मतलब वो किसी एक्सपर्ट पैनल से डिस्कस कर सकते थे सर वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू और हम इसे कैसे एरेडिकेट करें, ये कितना सीरियस है और इससे हम कितना नुकसान हो सकता है, डैमेज कितना है। तो ये इवैल्यूएशन होकर के वो इजीली एरेडिकेट हो जाता, ना भागना पड़ता, ना किसी तरीके से कुछ भी ऐसी किसी मतलब चीज़ को करना पड़ता। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप सिर्फ टेक्नीशियंस के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आप खुद स्किलफुल बने, आप खुद अपने अंदर उस स्किल को डेवलप करें जो आप अपनी टीम को दे पाते। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, तो डॉक्टर प्रणय आप, अच्छा ये एक चीज़ तो हो गई, साथ में मेरा एक जानना ये भी है जो मैंने फील किया है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कई लोग मतलब इसके अंदर जो हम फिल्ट्रेशन यूजुअली बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एनेस्थीसिया, एनएस एंड मल्टीपल थिंग्स, तो वो कई बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर देते हैं, है ना। मतलब ऐसा मैंने कई बार देखा है कि ओवर यूजेस कर देते हैं, बार बार उसको इंजेक्ट करते जाते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग और समव्हाट लाइक दैट। बहुत बड़ा कारण है स्वेलिंग आने का और इन्फेक्शन होने का, ये बहुत बड़ा कारण है कि आप ओवर इन्फिल्ट्रेट जब कर देते हैं स्कैल्प के स्किन को ऊपर उठाने के लिए या उसको एनेस्थेटाइज करने के लिए या
ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, उस दौरान आप इतना ज़्यादा फ्लूइड अंदर डाल देते हो कि वो सारा फेस पे आता है, ठीक है, फेस से होके फिर वो इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार जब फेस से नहीं जाता, और फिर उसके बाद फिर वो सीक्वेंसेस होते चले जाते हैं। फ्लूइड अट्रैक्ट भी करेगा बॉडी फ्लूइड को, मतलब मेन चीज ये हाँ, है। तो ये सारी चीजें, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो दे डोंट नो कि कितना फ्लूइड डालना है, कितना नहीं डालना है, और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज करना है उस इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड में, जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने जितना सीखा, जितना नॉलेज है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया नहीं, और अपने उसी तरीके से लगे हुए हैं। वो बार बार बनाते हैं फ्लूइड, मैंने ये भी देखा, मतलब आप मतलब बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज नहीं कर रहे कि कितना फ्लूइड देना चाहिए। जैसे हम यूजुअली जो कैलकुलेट करते हैं कि इतना फ्लूइड इनकी बॉडी के लिए ठीक है या सही है, उसमें से भी 1/3 यूज करते हैं। इस बात से मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि मुझे जो लग रहा है कि क्या हुआ होगा, ज़ाइलोकेन सेंसिटिविटी इज वन पार्ट, क्योंकि ज़ाइलोकेन का जो जब हम देते हैं, अगर उससे कोई सेंसिटिविटी हो रही है तो इमीडिएटली रिएक्ट करना है। मुझे जो लग रहा है कि उस केस में थोड़ा सा जैसे आपने कहा ना कि बार बार फ्लूइड बनाते हैं, तो उन्होंने शायद एक बार ज़ाइलोकेन यूज किया, खत्म हो गया, फिर पेशेंट को सेंसेशन लौटने लगे तो उन्होंने दोबारा फ्लूइड बनाया हो, बनाने के बाद फिर तो इस तरीके से बार बार फ्लूइड बना के देने से उसको कुछ ना कुछ ओवरडोजिंग हुई होगी। ओवर यूजेस, मतलब ओवर यूजेस में जैसे एक सेफ डोज का जो लेवल होता है, उससे अगर ओवरडोज कर देंगे तो वो भी हानिकारक है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे हम यूजुअली, मतलब मैं जो अगर मानूं तो मैं ये मानता हूं कि मैं यूजुअली, या मतलब आप दोनों ही, हम यूजुअली केसेस के अंदर ये करते हैं कि हम एनएस का यूज करते हैं बेस्ट पॉसिबल। मतलब आप इतने सेफ हैं कि ना उसको बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन के लिए आपको किसी तरीके को लिक्विड देने की ज़रूरत है, आप एनएस यूज़ करें, बॉडी बहुत इजीली फिल्टर करती है। और मतलब इस कंपैरिजन फिल्ट्रेशन लिक्विड के, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बहुत सेफ है ना, और आपकी किडनी उसे इजीली फिल्टर कर देती है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि इस तरीके का कोई भी, मतलब डॉक्टर या उसकी टीम या इस पे बहुत ज़्यादा वॉच रखने की ज़रूरत है शायद, कि वो इसका ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि टीम को यूजुअली उतना नहीं पता ना, वो तो बस उनके ना उन्होंने बॉडी वेट से कैलकुलेट किया, उन्होंने तो बस सिंपल लिया और उसे इंजेक्ट करते गए जब अनटिल कि वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस तक नहीं पहुंच गया। और फिर आपको ये समझना है, किडनी आप जितना भी फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं, किडनी को उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा, वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी आपके बॉडी से फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो आप एनएस का यूज़ करें, विच इज सेफ। ये हम दोनों शायद इस बात पे एग्री करेंगे। बिल्कुल एग्री करते हैं, और एनएस सेफर फ्लूइड, और उससे कोई बहुत रिएक्शन भी नहीं होती, ना पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती। एक तरह से वो बॉडी का फ्लूइड का ही कंपोनेंट है, एक तरीके से सब 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और मतलब ये तो मतलब हमने करीब 3-4 पॉइंट्स पे अगर हम समराइज करें तो पोस्ट ऑफ अच्छे से शायद नहीं हुआ, जो उनको मतलब आप मेडिसिन देनी चाहिए थी वो शायद नहीं दी गई, उसके अलावा सिर्फ पेन किलर्स पे उनको रख दिया गया, ठीक है, ये एक तरीके से छोड़ देने वाली बात हुई, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो रही इसके अंदर, शायद मैं जो समझता हूँ, जैसा हमने डिस्कस भी किया, कि फिल्ट्रेशन शायद ज़्यादा हो गया, शायद बार बार फ्लूइड को बनाया गया और उसके अंदर मतलब इंजेक्ट किया गया स्कैल्प के अंदर फॉर जस्ट टू नियर टू मे बी शायद ब्लीडिंग रोकने के लिए, या शायद उसको अपलिफ्ट करने के लिए, और बाकी और कौन सी चीज़ें रही? मेन तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं। दूसरा जैसा ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि बहुत से क्लिनिक कॉस्ट कटिंग के लिए पुराने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट रीयूज करते हैं, सेम पंचेस यूज करते हैं, उसको वॉश नहीं करते प्रॉपरली, स्टेराइल नहीं करते। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत से क्लिनिक जो क्लेम करते हैं कि वहाँ सस्ते में, पेशेंट मेरे पास ही आते हैं, बोलते हैं कि सर आप इतना महंगा क्यों करते हो, वहाँ तो इतने सस्ते में हो रहा है, आपके रेट से तो बहुत कम हो रहा है। तो कोई भी क्लिनिक है अगर वो सस्ते में कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी चीज आपको सस्ती मिल रही है तो क्वालिटी वाइज कम ही होगी। भाई आपने सुना तो होगा, भाई चाइना का माल है कितना ही चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके की बात है, भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सिंपल सा फंडा, कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए, हमें कॉस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं सारे व्यूअर्स को यही कहूंगा कि भाई आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी है, आप प्रॉपर अपने एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छी क्लिनिक से करवाइए। ऐसे लोगों के हाथ में अपनी बॉडी मत दीजिए।
आपकी लाइफ का सवाल है। तो बी अश्योर कि ये डॉक्टर कितने क्वालिफाइड है, ये क्लिनिक का कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, इनके पेशेंट सेफ हैं कि नहीं, उसके बाद ही अपनी बॉडी को, अपने सिर को उनके हाथ में दीजिए। हर किसी के हाथ में अपना सिर मत दीजिए। ये भी अक्सर होता है, जैसे वो बोलते, कई लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि इट्स नॉट अ व्हीकल और एनीथिंग एल्स, मोटराइज नहीं है। भाई आप मार्केट से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाओगे, खराब निकल गया, नहीं चला, कोई बात नहीं, रिफंड हुआ, वारंटी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा ले आओ। बॉडी कहाँ से लाओगे अपनी, अपना सिर कहाँ से लाओगे? ये मतलब रिप्लेस ही नहीं कर सकते, ये है नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ निगोशिएट ना करें एटलीस्ट, मतलब यहाँ आपको निगोशिएशंस नहीं करने की वो जगह नहीं है। हाँ, आप इसके अंदर जान सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आप चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजंस है उसके पीछे, जो कि यूजुअली डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हाँ ये टेक्निक वाइज डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और मुझे बताइए कि कई बार जैसे पेशेंट बोलता है, मेरे पास आते हैं, मैं भी उनको समझाता हूँ कि देखिए सस्ते के पीछे मत भागिए, लेकिन फिर वो हमको एक बार ऐसे एग्जांपल देते हैं कि नहीं सर, मेरे फलाने दोस्त ने उस जगह कराया था, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और फलाने दोस्त ने वहाँ कराया था, उसका इतने में हुआ था, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आप इतने में कर दो मेरा, तो मैं करवा लूंगा, नहीं तो मैं तो वहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या सलाह दोगे उसको? देखिए, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, क्रोसिन 500 ने अगर आपके भाई को भी आराम दे दिया है तो जरूरी नहीं है आपको देने वाली है। तभी ये मल्टीपल ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इन पे R&Ds की जाती है कि ये नहीं कर रहा, ये नहीं करेगा, इस बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, आपको इससे हायर चीज चाहिए। दूसरी चीज हेयर क्वालिटी, हम जो अक्सर, जैसे मैंने पहले भी बोला, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लकी था कि उसे कुछ नहीं हुआ, आप लकी हो सकते हो नहीं भी, मतलब ये 50-50 चांसेस हैं। आप अच्छा तो हम चाहेंगे ये लकी हो। जो कानपुर का जो इंसिडेंस हुआ, तो उसने भी हो सकता है किसी को देख के कराया हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो तो लकी था जो निकल गया उस क्लिनिक से, लेकिन ये तो बेचारा फंस गया, और इसको कितना बड़ा मतलब लाइफ पे से हाथ धोना पड़ा। ये बहुत, तो ये एक सोचने वाली बात है कि हर बंदा वो नहीं होता कि लकी की उसने करा लिया तो वो 100% सेफ है और आप भी 100% सेफ हो। इसीलिए क्लिनिक का इवैल्यूएशन करिए, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन का इवैल्यूएशन करिए, डॉक्टर के एक्सपीरियंस का इवैल्यूएशन करिए, और उससे कितने केस करे हैं उनसे मिलिए, पेशेंट से मिलिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि दिस डॉक्टर एंड दिस क्लिनिक इज सेफ फॉर माय हेयर ट्रांसप्लांट। और इसके अंदर मतलब जैसे आपने बताया, आप सिंपल बात करते हैं ना, अगर आपको चोट लगी, सपोज करो आप गिर गए या आपको चोट लगी, तो जरूरी थोड़ी है 2 लोगों को अगर एक जैसी चोट लगी है तो एक टाइम में ही फिर वो भर जाएगी या उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई नहीं। हमने देखा है अक्सर कि अगर 2 लोग भी गिरे हैं, उनको भी सेम जगह चोट आई है, शायद मतलब कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक पेशेंट बहुत जल्दी हील हो रहा है कंपैरेटिव टू अदर, उसकी बॉडी उतनी जल्दी हील नहीं कर रही। तो ये आप कभी ये नहीं सोचे कि नहीं उसका बहुत अच्छा आया था तो मैं सेफ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा सेफ नहीं है, आप रिस्क पे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, जो आपकी हिस्ट्री है वो आपके ब्रदर की भी हिस्ट्री नहीं हो सकती, इवन कजन ब्रदर की भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बॉडी अलग, आपके पेरेंट्स अलग, आपकी मतलब इम्यूनिटी भी अलग है बॉडी की। तो आप ये रिस्क ना लें, एटलीस्ट ये तो एक आज की डिबेट में हमें ये निकालना है। तो आज के टॉपिक को मतलब डॉक्टर प्रणय किस तरीके से कंक्लूड किया जाए कि क्या क्या पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो बस 2-4 पॉइंट्स जो हमें यूजुअली देखने चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आपका शरीर, आप बहुत कीमती हैं, ठीक है, आप बहुत जरूरी हैं आप अपने परिवार के लिए। तो अपने हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है और अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन उसे सही जगह और सही डॉक्टर से करवाया जाए तब, ठीक है। तो सस्ते के चक्कर में ऐसे क्लिनिकों पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं जहां पर आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ रिस्क पे हो, ठीक है। हमें बहुत खेद है उस परिवार के साथ जो कानपुर में जो हादसा हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट हम इतने सालों से कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत प्रोसीजर है, बहुत खूबसूरत इसके रिजल्ट आते हैं अगर अच्छे से किया जाए। तो ऐसे क्लिनिकों से बचें जो आपको सस्ते का लालच देके बुलाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, सस्ते में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड को, आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ऐसे क्लिनिकों से बचना चाहिए। डॉक्टर और क्लिनिक की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें, ठीक है, और बस यही बातें हैं। अच्छा, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर प्रणय ने कहा,
बचना चाहिए, मैं तो कहूँगा भाग जाना चाहिए। उल्टे पैर भाग जाओ। जो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना प्रॉपर चेकअप के, बिना हिस्ट्री लिए आपको सिर्फ एक पैसे के बंच के तौर पे देख रहा है, बंडल, मनी बंडल अगर मैं कहूँ उसकी तरह देख रहा है, भाग जाइए वहां से, बिल्कुल भाग जाइए। आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया जाएगा, और ये आप सिर्फ, ठीक है आपका हेयर ट्रांसप्लांट का मैं समझता हूँ रिजल्ट थोड़ा 19-20 भी हुआ तो चल जाता है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप अपनी हेल्थ को स्टेक पे रखें, ये बिल्कुल सही नहीं है किसी के लिए भी। तो यही कंक्लूजन रहेगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर चेकअप्स, प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री और उनके किए हुए केसेस, ये सब आप जरूर देखें। और जो ये ना देखे या ना बताए या आपको टेक्निक्स ना बताए, आपके हेयर के अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है ये ना बताए, उल्टे पैर भाग जाइए, रुकिए भी मत। मेरी तरफ से तो यही सलाह है अपने सारे व्यूअर्स को। देखो दोस्तों, पैसा तो आप दोबारा भी कमा लोगे जी, ठीक है, लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ अगर ये चली गई तो इसे कहाँ से लेके आओ? तो पैसा मत देखिए, पैसा देख के ही लोग ऐसे क्लिनिकों पर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, बाद में पछताते हैं कि हमने शायद गलत डिसीजन लिया। तो पैसे को मत देखिए, आप अच्छे डॉक्टर और अच्छे क्लिनिक को देखिए। नहीं शायद ये मतलब वो शायद होते भी नहीं है इस चीज को देखने के लिए, फैमिली रिग्रेट करती है, तो वो नहीं करें प्लीज, ये ना करें। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप हमें फ्रीली अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से ये होना चाहिए, और ताकि आप इस तरीके के इंसिडेंट से बच जाएं। बस हमारा आज का यही मतलब है इस वीडियो को शूट करने। थैंक यू।